पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए पर मंथ 50,000 रुपये अमाउंट दी जाती है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का है। साथ में 1 साल में आपको 50,000 की अलग से कंटिजेंसी भी मिलेगी, या फिर एडिशनल कुछ चीज़ें लेते हैं अपने रिसर्च के ताल्लुक से तो उसमें आपको उसके असिस्टेंट के लिए 50,000 रुपये का सालाना वो मिलेगा। 3 साल में 1.5 लाख रुपए आपके कंटिजेंसी के हो जाएंगे और पर मंथ आपको 50,000 मिलेगा। तो ये 3 साल का ड्यूरेशन है पोस्ट डॉक का। अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, किस तरह से आपको अप्लाई करना है और क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना होगा इसके सिलेक्शन के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी सीट्स हैं, आइए उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि ये साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस और इसी के साथ लैंग्वेज कोर्सेज के जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, जिन्होंने उसमें पीएचडी कर रखी है, उनके लिए ही अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका देख लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है उसके मुताबिक आपकी डिग्री अवार्डेड होनी चाहिए कि अगर आपने वाइवा दे दिया है, आपका वाइवा हो चुका है और उसके बाद आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी नहीं आई है, अवार्ड नहीं हुई है, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बेस पे ही इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो एक शर्त तो ये हो गई कि आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और साथ में ये भी कि आप किसी जॉब में नहीं हो, अनएम्प्लॉयड हो। पीएचडी की डिग्री प्लस अनएम्प्लॉयड यानी आप किसी जॉब में नहीं है, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो रखा गया है वो एज का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 35 ईयर तक ही, उसके अंदर अगर आते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जनरल के अलावा 5 सालों का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी, एसटी, ओबीसी, वीमेन एंड पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। अगर आप इनमें से किसी में भी आते हैं तो 40 ईयर तक आपको ऑप्शन दिया जाता है, 5 साल का उसमें रिलैक्सेशन है। एज के बाद जो अगला क्राइटेरिया है वो है मिनिमम मार्क्स का। मिनिमम मार्क्स आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का देखा जाएगा। जनरल कैटेगरी से आप अगर हैं तो आपको 55% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, उसमें 55% होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे कैंडिडेट हैं उन्हें 5% का इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है और वो सेम है एससी, एसटी, ओबीसी, वीमेन, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर, इनके लिए 5% का एक्स्ट्रा इसमें रिलैक्सेशन दिया। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ऑलरेडी कोई फेलोशिप ले रहा है तो उसको जब उसका सिलेक्शन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में हो जाएगा तो उसे उस फेलोशिप से रिज़ाइन देना पड़ेगा और आप एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही फेलोशिप ले पाएंगे। अगर आप पोस्ट डॉक ज्वाइन कर रहे हैं तो आप जो प्रेजेंट टाइम में जो फेलोशिप ले रहे हैं उसको आपको वहां से रिज़ाइन करना पड़ेगा, उसको बंद कराना पड़ेगा। वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लेवल की कोई भी फेलोशिप ले चुका है तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, फिर आपको दोबारा इसमें अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपके पास या तो सुपरवाइज़र होना चाहिए या आपका कोई मेंटर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से किसी एक मेंटर का सिलेक्शन करना होगा और उसके बाद उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना होगा उसके सुपरवाइज़र से और साथ ही साथ उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मेंटर या फिर सुपरवाइज़र का देना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा वो पहले मेंटर का होगा, उसके बाद फिर एचओडी, फिर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, इन तीनों का साइन उस पर आपको करवाना होगा, इन तीनों से अप्रूवल लेनी होगी, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आप जब अपना मेंटर सेलेक्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको ध्यान देना यूजीसी के जो गाइडलाइंस है उसी के तहत आप अपने मेंटर का सिलेक्शन कर पाएंगे। उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर दिया है। मेंटर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि वो रेगुलर फैकल्टी होना चाहिए और वो एसोसिएट प्रोफेसर या फिर उससे ऊपर की पोस्ट का होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको याद रखना है कि उनको रेगुलर होना है और एसोसिएट प्रोफेसर या फिर उससे ऊपर के फैकल्टी होनी चाहिए। मेंटर सुपरवाइज़र के लिए जो दूसरी शर्त है वो ये है कि उसकी डिग्री अवार्डेड होनी चाहिए। तीसरी शर्त जो मेंटर के लिए है वो एटलीस्ट कम से कम उनका 3
पीएचडी थीसिस को उन्होंने सुपरवाइज किया हो। तो यहाँ पे 3 बड़ी चीज़ें मेंटर के लिए दी गई है कि वो रेगुलर फैकल्टी होना चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर उससे बड़ी पोस्ट का होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि उनकी जो डिग्री है वो अवार्डेड होना चाहिए, और तीसरी शर्त जो है कि उन्होंने एटलीस्ट 3 पीएचडी थीसिस को सुपरवाइज किया हो। तो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर इन तीनों में से वो किसी में फिट नहीं हो रहे हैं तो आप उन्हें अपना मेंटर या सुपरवाइज़र सेलेक्ट मत कीजिएगा। आप इस तीनों कैटेगरी को देखकर ही फिर किसी सुपरवाइज़र या फिर मेंटर का आपको सिलेक्शन करना होगा। पोस्ट डॉक करने के लिए आपको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इदारे से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से ये पोस्ट डॉक की डिग्री ले सकते हैं। इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं कि यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन किस लेवल का होना चाहिए, वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अब इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं जो यूजीसी की तरफ से अप्रूव्ड हैं, और नैक में वो शामिल होती हैं। नैक के ज़रिए उनका मुआयना किया जाता है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में भी इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन वो भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। इसी के अलावा कुछ इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो फुल्ली फंडेड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे भी ऑप्शन है इसके, वो भी आप कर सकते हैं। एक और है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। पोस्ट डॉक के लिए अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो टोटल सीट्स हैं, टोटल इंटेक हैं, वो 900 हैं, 900 हैं, और उसमें से 30% जो सीट्स है वो विमेन के लिए है, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए फिक्स कर दी गई है। एक चीज़ ये आती है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ स्टूडेंट को हॉस्टल की फैसिलिटी भी इंस्टीट्यूशन के हिसाब से मिलती रहती है। जिस इंस्टीट्यूशन के पास हॉस्टल फैसिलिटी है वो अपने यहाँ आपको ऑप्शन देते हैं और उसके लिए वो पेमेंट भी लेते हैं। लेकिन अगर आप बाहर रहते हैं और अपने खर्च पे रहते हैं तो उसके लिए एचआरए वगैरह का भी ऑप्शन रखा गया है, वो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप एचआरए भी उसके लिए अलग से आपको मिलेगा। तो आप चाहें तो हॉस्टल में रहें, या आप चाहते हैं तो हॉस्टल के बाहर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। इन 3 सालों में कुछ लीव हैं जो आपके लिए हैं। आप अगर 1 साल में चाहें तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 यानी 1 महीने की लीव मिल सकती है। इसके अलावा एक लीव और है जो मैटरनिटी लीव के नाम से जानी जाती है, उसका भी ऑप्शन रखा गया, उसका भी क्राइटेरिया है। और इसके अलावा इंटरमिटेंट लीव भी है और साथ में एकेडमिक लीव भी है। तो ये 4 तरह की लीव हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक चीज़ का आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप जिस इंस्टीट्यूशन से पोस्ट डॉक करना चाहते हैं और जिस मेंटर या फिर सुपरवाइज़र के अंदर आप करना चाहते हैं, तो वहाँ से उस इंस्टीट्यूशन से उसके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपने मेंटर का सिलेक्शन कर लिया है, जिस इंस्टीट्यूशन से आप ये रिसर्च वर्क करना चाहते हैं वो भी रेडी है, उन्हें किसी तरह का इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। किसी कैंडिडेट ने पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो किसी वजह से उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या वो रिजेक्ट हो गया, या फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो 1 साल के बाद, आपने अगर इस साल अप्लाई किया है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप अगले साल उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये मौका दिया जाएगा कि नेक्स्ट ईयर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 कैटेगरी पे होगा। एक तो आपको इवेल्युएट किया जाएगा, दूसरे आपके मेंटर को, और तीसरा आपके इंस्टीट्यूशन को जहां से आप ये रिसर्च वर्क करना चाहते हैं। तो इसके लिए 3 मेंबर की एक कमेटी होगी यूजीसी की तरफ से। वो आपके पीएचडी लेवल में आपके जो स्टैंडिंग है, आपका पीएचडी लेवल में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करेंगे। उसी के साथ प्रोफेशनल स्टैंडिंग ऑफ योर मेंटर, योर सुपरवाइज़र, तो उनको चेक किया जाएगा। और उसके बाद जिस इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से आपको रिसर्च वर्क करना है तो उसको भी इवेल्युएट किया जाएगा। और उसके बाद फिर 3 मेंबर की जो कमेटी होगी वो एक फाइनल लिस्ट बनाएगी। उसके बाद ये लिस्ट यूजीसी पे पब्लिश कर दी जाएगी, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप वहाँ से जाकर आप अपना नाम वगैरह चेक कर लेंगे। यूजीसी के वेबसाइट पे जब ये अपलोड कर दी जाएगी फाइनल लिस्ट, तो उस डेट से 3 महीने के अंदर आपको ज्वाइन कर लेना है।
इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप उन 3 महीने के को मिस कर गए या उसके बाद आपने वहाँ पे कोशिश की ज्वाइन करने की, तो फिर वो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि 3 महीना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब फाइनल लिस्ट आ जाए तो उसके 3 महीने के अंदर आपको ज्वाइन कर लेना है। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन में आपने रिसर्च वर्क के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पे जाकर आपने ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद जिम्मेदारी होती है उस इंस्टीट्यूशन की कि वो आपका नंबर आपकी आईडी के हिसाब से यूजीसी के पोर्टल पे उसे अपलोड करें। पहले तो वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के वेरीफाई करेंगे। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपकी आईडी वगैरह जो है वो पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएगी, अपडेट कर दी जाएगी। उसके बाद वहाँ से यूजीसी की तरफ से आपको पेमेंट वगैरह भी आने लगेगी। इन तमाम के अलावा भी बहुत सारी और गाइडलाइंस, तो ये सारी चीज़ें थी पोस्ट डॉक के हवाले से। उम्मीद है कि सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर कर पाया हूँ। आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।